वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज मैं पे मैनेजर से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको बताना चाहूँगा। ये सारी जानकारियाँ सभी डीडीओ साहिबान और जो भी पे मैनेजर पे काम करने वाले कार्मिक हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और अप्रैल माह के जो सैलरी बिल बनेंगे उससे पहले ये कार्य करने ज़रूरी है, अन्यथा बिल में ऑब्जेक्शन आ सकता है या और भी कोई परेशानी हो सकती है। तो मैं कुछ विशेष जानकारियां जो आपको दूंगा उनमें जीपीए प्रपोजल यानी समूह दुर्घटना के बारे में, एसआई पॉलिसी के बारे में और पिछले वित्तीय वर्ष के जो भी बिल है उनके बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा जो डीए अपडेट के बारे में है वो, और जीपीएफ के बारे में जो जानकारी दूंगा, किस तरह से आपको क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आपके अप्रैल माह के बिल में कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीआईएस या जीपी जो है समूह दुर्घटना बीमा है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले इसके लिए कार्मिकों को कहना है कि वो अपने लॉगिन एसएसओ आईडी पे लॉगिन होकर के उसमें SIPF न्यू पोर्टल में जाए और वहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको सूचना मिलेगी कि यदि आप द्वारा समूह दुर्घटना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की कटौती की दर और मनोनीत में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो आपको जीपीए प्रस्ताव पुनः ऑनलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसका मतलब ये होगा कि अगर पिछले साल आपने जो भी समूह दुर्घटना बीमा में जो भी राशि कटवाई थी, 200 रुपये, 700, 1400, 2100 जो भी कटवाई थी, अगर आपने इस बार भी आपकी वही राशि कटवानी है और आपके नॉमिनी में कोई चेंज नहीं है तो दोबारा आपको अपना ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव होगा कि मान लो खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और इस समूह दुर्घटना के प्रपोजल की आवश्यकता पड़ती है, प्रिंट की आवश्यकता पड़ती है, तो कई बार नहीं मिलता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत जो सलाह रहेगी मेरी कि आप 2 मिनट का काम है, आप अपने एसएसओ आईडी में जाकर के इसको एक बार क्लिक करके कर दें और उसका प्रिंट लेकर के डीडीओ को दे दें तो और अपने पास भी कॉपी रख लें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि जरूरी नहीं है लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और कुछ ही मिनटों में ये हो जाएगा। अगर कैसे करना है इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने इसी चैनल पे जीपीए प्रपोजल से संबंधित एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख लें। उसका प्रिंट के संबंध में का कुछ जो भी परेशानी आ रही है उसके बारे में भी मैंने पूरा बताया हुआ है, तो एक बार अवश्य वो देख लें। और उसके बाद जैसे मैं इसमें आप SIPF न्यू पोर्टल में जाकर के यहाँ जीपीए पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने जो ऑप्शन आएगा उसमें आपके जो पॉलिसी जो प्रपोजल है उसके बारे में आएगा कि आपको पॉलिसी जो जैसे मैंने इसमें किया हुआ है तो मेरे नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको करना है तो यहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरी बड़ी अपडेट के मैं बारे में बता रहा हूँ या जीएस के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें अगर किसी कर्मचारी नहीं भरे तो उसमें इस बार 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 200, 700, 1400 और 2100 का जो डिडक्शन है उसके बारे में आपको अलग अलग बताया हुआ है कि आपकी प्रीमियम की दर जो भी होगी उसी के अनुसार आपका दुर्घटना बीमा होगा। यानी कि अगर आप 220 रुपये कटवाते हैं इस माह की सैलरी से तो आपको 3 लाख का जो बीमा धन है वो मिलेगा, और अगर 700 रुपये है तो 10 लाख रुपए इसका बीमा धन होगा, 1400 रुपये है तो 20 लाख, और अगर 2100 रुपये आप इस अप्रैल माह की सैलरी से कटवाते हैं तो आपको 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये तो जानकारी थी। अब समस्या कहाँ आएगी या पे मैनेजर पे क्या काम करना है। जैसे किसी कार्मिक ने 700 या 1400 की जो भी कटौती है वो का प्रपोजल डीडीओ को दे दिया, तो आप उसको कैसे ऐड करना है डिडक्शन में। तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो आप मास्टर में जाकर के जैसे सैलरी प्रिपरेशन का जो भी ऑप्शन होता है उसमें जाकर के मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि अगर सीधा तरीका तो ये है कि आप बिल प्रोसेसिंग में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है, और एम्प्लॉय पे डिटेल में आप जब भी जाएंगे तो वहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जैसे ये थोड़ा लॉगिन और लॉग आउट हो गया तो मैं आपको एक बार और उसको लॉगिन करके बता देता हूँ। एम्प्लॉय पे डिटेल में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करके, और एम्प्लॉय पे ग्रुप करने के उसके बाद में जो डिडक्शन का ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है, तो वो करना है। अब जैसे लॉगिन नहीं हो रहा तो मैं एक बार इसको लॉगिन करके बताता हूँ, तब तक थोड़ा वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एसएसओ आईडी पे जाकर के SIPF न्यू पोर्टल पे जाकर के आप जब इसमें जीपीए पे क्लिक करेंगे एक तो मैसेज आएगा कि अगर आपने गत साल के जो कटौती में कोई बदलाव नहीं है तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में अगर अप्लाई किया हुआ है किसी कार्मिक ने तो जीपीए में जाकर के आपको ये जीपीए प्रपोजल नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो लोडिंग होने के बाद में जैसे मैंने पहले किया हुआ तो ये आएगा कि SIPF पोर्टल सेज यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और डू यू वांट टू प्रिंट। तो अगर इस पर जैसे मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है
तो इसमें ओके करते ही प्रिंट का जो ऑप्शन आएगा। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी प्रिंट आएगा उसमें एक तो आपको एम्प्लॉय आईडी चेक करनी है एम्प्लॉय की, यानी कि जो एम्प्लॉय आपको देगा उसको एक बार देखना है, और हालांकि एम्प्लॉय खुद देख लेगा, लेकिन उसमें जो ध्यान देने योग्य बात है कि एम्प्लॉय का नाम, पिता का नाम, विभाग का पता, और किसी बीमारी यांग से अपंगता से पीड़ित है तो वो लिखना है। बीमा की किस्त है ये आपको ध्यान रखनी है कि जैसे इसमें 1400 रुपये की किस्त जो एम्प्लॉय ने शो की है, तो वो किस्त आपको ध्यान रख करके आपको पे मैनेजर पे उसको अपडेट करना है, यानी उसकी डिडक्शन करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो घोषणा पत्र है इसमें एक तो नॉमिनी का नाम आएगा, तो ये नॉमिनी का नाम जो है वो नाम पे मैनेजर पे भी होना जरूरी है, तभी ये कटौती से हो पाएगी या उसका शेड्यूल से निकलेगा। और इसमें नॉमिनी के बाद में नॉमिनी की आयु है, संबंध है, जैसे भाई हस्बैंड जो भी है, और उसका हिस्सा है 100% जो भी है वो आपको देखना है। तो ये तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात थी कि जो कर्मचारी द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाएगा उस पर आपको सबसे पहले अमाउंट चेक करना है और नॉमिनी डिटेल वगैरह चेक करनी है। अब उस नॉमिनी डिटेल की मिलान आपको एम्प्लॉय में, जैसे मास्टर में जाकर के किसी भी एम्प्लॉय का अगर जैसे आप नाम देखेंगे तो उसमें जैसे मैं कि कार्मिक के नाम पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल में जाना है, और वहाँ जाकर के आपको एम्प्लॉय जो डेट्स है इस पर जाना है। डेट्स के बाद में ये डेट्स तो हो गया। इसमें एक तो जैसे ऐसे के लिए भी जरूरी है कि इसमें डेट ऑफ, जैसे अगर मान लो किसी पहले की कटौती करेंगे तो रेगुलर सर्विस और जो परमानेंट वाला जो ऑप्शन है रेगुलर सर्विस वाला और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये होनी जरूरी है। लेकिन इससे पहले अभी जैसे ऐसे जीएएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको जो स्कीम है उसमें आपको क्लिक करना है, और स्कीम में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ देखना है कि जैसे जो इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें नॉमिनी का नाम लिखा हुआ होना जरूरी है, और नाम वही हो जो एम्प्लॉय ने एसओसी आईडी से जो प्रस्ताव प्रपोजल निकाल करके जो प्रिंट दिया है, और उसमें रिलेशन होना चाहिए और परसेंट 100% होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय के जिसमें समुद्र दुर्घटना वाले में जीआईएस में या ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम पे मैनेजर पर अपडेट नहीं है तो पहले आपको वो अपडेट करना है। अब इसमें पे मैनेजर से वीडियो लॉगिन से भी कर सकते हैं या एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट से भी कर सकते हैं, तो ये आप करने के बाद ही इसका निकालें। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप मार्च महीने या अप्रैल महीने में आप जो भी कार्मिक है उसकी जो डिडक्शन कर देंगे उसके बाद में समस्या ये आएगी कि आपके जो शेड्यूल निकालेंगे उसमें नॉमिनी का नाम नहीं आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो जो शेड्यूल रिपोर्ट निकालेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता रहा हूँ कि पे मैनेजर पे आपको क्या काम करना है। तो पे मैनेजर पे आपको अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की ये जो कटौती करनी है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपको बिल प्रोसेसिंग में जाकर के, सैलरी प्रोसेसिंग में जाकर के आपको बल्क डिडक्शन पे क्लिक करना है। बल्क डिडक्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको किसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद में साइड में ग्रुप के जो भी एम्प्लॉय उनकी लिस्ट आ जाएगी, और आपको यहाँ से जीआईएस सेलेक्ट करना है। जीआईएस 211 इसका जो कोड नंबर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ फॉर्मूला अमाउंट और स्लैब में से आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट जैसे किसी कार्मिक के 1400 की कटौती करनी है तो आप यहाँ 1400 एंटर करेंगे। उसके बाद में जो राइट साइड में जो एम्प्लॉय की लिस्ट दी हुई इसमें से आप जिस कार्मिक के 1400 क्लिक करने हैं उसको आप यहाँ से चेक बॉक्स में राइट का क्लिक करें, और उसके बाद में जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि डाटा एडेड सक्सेसफुली, यानी कि इस कार्मिक के जो भी जीएस की जो कटौती थी वो हो चुकी है। अगर कॉमन कटौती है सभी के 220 ही करने हैं तो सभी को सिलेक्ट करें, और अलग अलग करने हैं तो अलग अलग कर दें। दूसरा जो मैंने तरीका बताया था कि इसमें आप सैलरी बिल प्रोसेसिंग में जाकर के, सैलरी प्रेफरेंस में जाकर के आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएँ। एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आप वीडियो के जो मोबाइल है उस पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद में जो डिटेल खुल जाएगी उसके बाद में आपको उसी तरीके से इसको ऐड करना है। तो ये तो सारी बातें हो गई जीआईएस या जीपीए के संबंध में। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि एक तो आपको फिक्स अमाउंट ही भरना है, यानी जो निर्धारित स्लैब दी हुई है 200, 700, 1400, 2100 वही राशि भरनी है, अन्य राशि नहीं भरनी है, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नॉमिनी आपको जो जीपीए प्रपोजल जो एम्प्लॉय दे रहा है उसमें भी चेक करना है, और पे मैनेजर पे भी जैसे कि मैंने बताया था कि पे मैनेजर पे भी मास्टर में एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के आपको पे मैनेजर पे जो एम्प्लॉय का जो डिटेल है उसमें आपको एम्प्लॉय के नाम के आगे जो नॉमिनी का, जैसे मैंने किसी भी कार्मिक को मैं एक रैंडमली सिलेक्ट करके बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसमें आपको स्कीम में जाना है। और स्कीम में जाने के बाद में जैसे यहाँ आपको देखना है कि ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम होना चाहिए, और रिलेशन जैसे यहाँ सन है, किसी के वाइफ का नाम है, हस्बैंड का नाम है, और परसेंटेज है 100, ये होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो
बाद में समस्या आएगी या जो भी शेड्यूल निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा। तो ये सारी जानकारी तो थी जीआईएस या जीपीए के संबंध में। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ एसआई पॉलिसी के संबंध में, कि अगर मान लो किसी कार्मिक की प्रोबेशन पूरा हुआ है और मार्च महीने में पहले एसआई की कटौती करनी है, तो वैसे तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर किसी कार्मिक एसआई के जो डिफॉल्ट नंबर शो नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है और अगर कैसे इसका प्रोसेस करना है। तो इसमें जो भी ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि एक एसआई के डिडक्शन से पहले आपको एम्प्लॉय के जो मास्टर डाटा में जाकर के, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें जैसे इसमें एसआई का नहीं तो एसआई में भी इसमें आपको नॉमिनी जो इसमें आप जहाँ स्कीम नेम में आप सेलेक्ट करेंगे तो जीआईएस है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है, न्यू पेंशन स्कीम है और ये स्टेट इंश्योरेंस लिखा हुआ है। यहाँ स्टेट इंश्योरेंस में जैसे इसमें कार्मिक के दो ही जो है ग्रुप इंश्योरेंस और न्यू पेंशन स्कीम दोनों में ही नॉमिनी का जिक्र है, बाकी के नॉमिनी नहीं भरे हुए हैं। तो इसमें आपको नॉमिनी नेम में जो भी मेंबर है उनमें से नॉमिनी नेम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने नॉमिनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में रिलेशन है वो आपने अगर फैमिली डिटेल फीड की हुई है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें आपको परसेंटेज करना है। तो जैसे 100% करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट का बटन दबाना है। तो अब इसमें मैसेज आएगा कि कर्मचारी स्कीम नंबर विवरण सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है, यानी एम्प्लॉय स्कीम नंबर डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब इसको आप ओके करना है। इसका मतलब यहाँ जैसे स्टेट इंश्योरेंस में भी आपके 100% इनका आ गया है, ये तभी काम आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी किस तरीके से एसआई में जो कटौती करनी है वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पूरा वीडियो मैंने विस्तार से बताया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लें। तो इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात ये थी कि एक तो एसआई में भी नॉमिनी का नाम होना जरूरी है, उसके अलावा एम्प्लॉय की जो डेट्स होती है, जैसे कि मैं आपको एक दो और बता दूं कि जो एम्प्लॉय आपको मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के आपको एम्प्लॉय डेट्स है, एम्प्लॉय डेट्स में जाकर के आपको इसमें जो मेन जो एक तो है डेट ऑफ कंफर्मेशन कि आपका जो स्थायीकरण वो कब हुआ है, ये डेट होना जरूरी है, तभी एसआई का जो है डिडक्शन होगा। अगर डिडक्शन नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले एम्प्लॉय के जो डेट ऑफ कंफर्मेशन में जाकर के, यानी स्थायीकरण की तारीख आपको इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और स्थायीकरण की तारीख आपको सही करनी है। इसके अलावा जो कर्मचारी की जो स्टेटस है उसमें भी आपको एक बार गौर करना है कि स्टेटस में आपको यहाँ जैसे कैटेगरी सबऑर्डिनेटेड, फिर उसके बाद में सर्विस सब कैटेगरी में रेगुलर होना जरूरी है और टेम्पररी या परमानेंट में से परमानेंट होना जरूरी है। परमानेंट होगा तभी ये काम होगा, अगर परमानेंट नहीं होगा तो ये डिडक्शन है आपके काम नहीं आएगा या मतलब काम नहीं करेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण ऐसे ही से संबंधित बातें थी वो मैं 2-3 बातें मैंने बता दी कि एक तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस ये फीड करना जरूरी है। इसके अलावा नॉमिनी का जो एंट्री है वो जरूरी है और उसमें शेयर 100% जो भी है वो करना जरूरी है। तो एसआई के संबंध में ये बातें थी। अगर किसी कार्मिक के एसआई नंबर डिफॉल्ट जो नंबर है पहली बार आप कटौती करेंगे तो एसआई के डिफॉल्ट नंबर जैसे मार्च 2022 या 032022 इस तरह के जो नंबर है वो आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, तो उसके पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप एक बार जाकर के चैनल पे देख लें। अब जो नेक्स्ट जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो डीए के संबंध में, सॉरी जीपीएफ के संबंध में। तो जीपीएफ के संबंध में एक बीच में आदेश आया था, उसमें कई लोग कंफ्यूज हुए थे। मैं आपको आदेश बता दूं, 8 अप्रैल 2022 का जो आदेश है कि निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान जयपुर का कि जीपीएफ ऐसे भी कार्मिकों के बिल से कटौती के संबंध में इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ था कि किस तरह से डीडीओ लॉगिन से ये बजट मद का मास्टर बनाया जाना है। तो आपको बता दूं ये जो आदेश था ये स्थानीय निकायों के निगम बोर्डों के कार्मिकों के लिए थे, यानी जो सामान्य कार्मिक है उनके लिए नहीं था। जो स्थानीय जो बोर्ड होते हैं, लोकल जो बॉडीज होती है, निगम वगैरह है, उनके कार्मिकों के लिए था। अभी शिक्षा विभाग यानी जो विभाग है उनके संबंध में जीपीएफ की कटौती के संबंध में कोई भी आदेश नहीं आया है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो मैं बता रहा था कि डीए की बढ़ोतरी, तो किसी भी कार्मिक के उसके डीए की बढ़ोतरी आपको कैसे करनी है। तो डीए की बढ़ोतरी के संबंध में मैंने आपको पूरा एक वीडियो बना करके समझाया हुआ है। जैसे कि आपको 31% से 34% तक डीए की रेट जो बढ़ानी है, तो कल ही मैंने ये वीडियो पूरा अपलोड किया था। उसमें किसी कार्मिक की अगर डीए अपडेट नहीं हो रहा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप में इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं। डीए 104 जो कोड है उसके आगे किसी के ए लिखा हुआ है, किसी के एफ लिखा हुआ है। तो इसका पूरा मैंने क्लैरिफिकेशन कल वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख लें तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और उसको जो अपडेट करने का जो तरीका था वो मैंने कल वैसे बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको मास्टर में जाकर के आपको यहाँ डीए रेट अपडेट पे जाना है और डीए रेट अपडेट में जाने के बाद में
जैसे ये साइट थोड़ी धीरे चल रही, तो डीए अपडेट में जाने के बाद में आपको जो अगला प्रोसेस है वो करना है। वैसे मैंने कल पूरा बता दिया था। और अगर मान लो किसी कार्मिक के जीपीएफ जो ऐप लिखा हुआ है फॉर्मूले से अगर डीए ऐड किया हुआ है तो उसका इस तरीके से ऑटो अपडेट हो जाएगा एक बार प्रोसेस करने के बाद में। लेकिन उसके आगे में ये आ रहा है, यानी अमाउंट आ रहा है, तो आप मैनुअली आपको एम्प्लॉय जो उसमें एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके आपको मैनुअली उसको एडिट पे क्लिक करके आपको उसको एडिट करके करना है। ये पूरा प्रोसेस मैंने कल ही आपको बता दिया था। तो इस तरह से आपको डीए जो अपडेट करना है वो प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। बार बार अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो सबसे अंतिम बात इस वीडियो की मैं बता रहा हूँ कि पिछले जो वित्तीय वर्ष के जो बिल थे, कई लोगों के बिल पिछले वित्तीय वर्ष के जो बिल है वो अटके हुए हैं। तो जैसे मैं ये बता रहा था, इसमें आपको ये डीए अपडेट वाला जो ऑप्शन है, इसमें जैसे ये डीए अपडेट में पे कमीशन मांग रहा है, तो जहाँ 7th पे जो लगा हुआ है उसको 7th पे सेलेक्ट करना है। फिर जो ऑर्डर सेलेक्ट करना है उसके बाद में डी रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी और अफेक्टेड अलाउंस आ जाएगा। उसको अपडेट करते ही आपके सारे कार्मिकों के जो डी है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई। अब जो पिछले वित्तीय वर्ष के जो बिलों के बारे में जो बात थी, तो पिछले वित्तीय वर्ष के जो भी बिल डीडीयू फॉरवर्ड हो चुके हैं, लेकिन ट्रेजरी भी फॉरवर्ड हुए लेकिन ईसीएस नहीं हुए हैं, और अगर सैलरी के बिल हैं और पिछले वित्तीय वर्ष के बिल है और ईसीएस नहीं हुए हैं, तो वो बिल अब नए सिरे से एलोकेट होंगे। उनके जो नंबर है, बिल नंबर, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो परंपरागत रूप से 1 2 3 बिल नंबर थे वो अब एलोकेट नहीं होंगे। तो उनके जो रेफरेंस नंबर है वही बिल नंबर रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएंगे और ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में जमा हो जाएंगे। अब जो बिल ऑटो प्रोसेस नहीं होते थे, जैसे अदर देन सैलरी जो बिल है, एरियर का है या एफवीसी का बिल है या जो भी बिल है, उनके संबंध में जो प्रोसेस था वो ये है कि अदर जो बिल है उसको आपको एलोकेट करके डीडीयू फॉरवर्ड करना है, उसके बाद में डिजिटल साइन करने हैं और ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। अब इसमें जो इस बार नया जो सिस्टम दिया हुआ है पूल बजट का, तो यदि आपके जो एचओडी लेवल पे जो पूल बजट अगर उस मद में आवंटित हो चुका है, तो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में आपके जो सैलरी से वो मतलब ट्रेजरी से बिल पास हो जाएंगे और आपके जो भी बिल है उसमें जो भी अमाउंट है वो जमा हो जाएगा। अगर एचओडी लेवल पे पूल बजट अलॉट नहीं हुआ है तो वो बिल पास नहीं होंगे। तो पूल बजट वाला सिस्टम है वो एक अलग से नया सिस्टम इसी बार शुरू किया है। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं विस्तृत वीडियो उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पिछले वित्तीय वर्ष के अगर बिल आपके बकाया है तो जो सैलरी वाले बिल हैं तो वो तो ऑटो जनरेट होकर के ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और अदर जन जो सैलरी जो बिल है उनको आपको प्रोसेस करना है, डीडीयू फॉरवर्ड करना है, डिजिटल साइन करना है, उसके बाद ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है, और एचओडी लेवल पे अगर पूल बजट होगा तो वो बिल ट्रेजरी से पास हो जाएंगे। तो इस तरह से अप्रैल माह में जो करने योग्य जो काम मैंने बताए हैं उनमें सबसे पहला तो समूह दुर्घटना बीमा से संबंधित है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो आपको निर्धारित जो स्लैब या अमाउंट है 200, 700, 1400, 2100 वही भरने हैं। उसके बाद में नॉमिनी अपडेट, नॉमिनी का विशेष ध्यान रखना है कि नॉमिनी का नाम पे मैनेजर भी होना चाहिए और जो प्रपोजल कार्मिक दे रहा है उसमें भी होना चाहिए। इसके अलावा एसआई पॉलिसी के संबंध में मैंने बताया कि जो फर्स्ट डिक्लेरेशन वाले हैं उनके अगर मान लो एसआई की डायरेक्शन नहीं हो रहा है तो पूरा प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो में बनाया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। और उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस एंट्री करनी जरूरी है, और डीए के संबंध में मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। पे मैनेजर से संबंधित और भी कोई जानकारी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव आपको उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।